नमस्कार दोस्तों, क्या शरद पवार के इस्तीफे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के सपनों को चकनाचूर कर दिया है? क्या महाराष्ट्र में 48 में से 45 सीटें देखने का ख्वाब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देखना छोड़ देना चाहिए? क्या शरद पवार के इस्तीफे के पीछे कोई और कहानी है जो हमें कुछ दिनों बाद पता चलेगी? दोस्तों, इन सवालों को जानने से पहले मैं आपका दो लोगों से परिचय कराना चाहूंगा। अजीत पवार, 63 साल के अजीत पवार और एनसीपी के एक और नेता प्रफुल्ल पटेल। ये दोनों वो नेता हैं जो पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी बना रहे थे। अजीत पवार के बारे में आप जानते हैं, मगर प्रफुल्ल पटेल के बारे में मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी बताना चाहता हूं। मेरी पत्रकार मित्र स्वाति चतुर्वेदी ने गल्फ टाइम्स में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है। वो बताती हैं कि प्रफुल्ल पटेल एक गुजराती बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं। और इसका मकसद क्या था? प्रफुल्ल पटेल मनमोहन सरकार के दौरान मंत्री थे और जिस तरह से कुछ विमान खरीदे गए थे, उन विमान खरीदने के अंदाज पर कई सवालिया निशान थे। प्रफुल्ल पटेल को इस बात का डर है कि अगर इस मामले की सीबीआई जांच हो जाए तो कई बातें सामने उभर कर आ सकती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के करीबी इस गुजराती बिजनेसमैन की मुलाकात प्रफुल्ल पटेल से होती है। अब आप भी जानते हैं दोस्तों कि वो गुजराती बिजनेसमैन कौन है, जो 2014 से पहले अमीरी के पायदान में बहुत नीचे था, मगर 2014 के बाद बहुत ऊंचा आ गया। तो एक तरफ तो प्रफुल्ल पटेल का अपना हित, उनके कुछ पुराने रिकॉर्ड्स जिसको लेकर उन्हें चिंता थी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार उन पुराने मामलों को फिर से शुरू ना कर दे। दूसरी तरफ अजीत पवार और कई एनसीपी विधायक, जिन्हें इस बात का डर था कि भाजपा ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके उन पर दबिश डाल सकती है। और साथ ही अजीत पवार का अपना सपना कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। याद कीजिए, अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि भाई मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। और 1 साल से पहले, यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री की भी तारीफ की थी। हालांकि बाद में 2 चीजें हुई जिससे मामले में असमंजस और बढ़ गया। वो 2 चीजें क्या थी? पहली चीज, वो खुद पत्रकारों के सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा, मगर राजनेता के शब्दों का विश्वास नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, मुंबई के अंदर वज्रमुठ की यह महान रैली होती है और मंच पर कांग्रेस नेता नाना पटोले, एनसीपी नेता अजीत पवार और उद्धव ठाकरे दिखाई देते हैं। यह जो रैली होती है ना दोस्तों, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं, इसे इस बात की पुष्टि माना जा रहा था कि अब अजीत पवार बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। मगर शरद पवार के मन में ये तमाम चीजें चल रही थी और फिर अचानक एक समारोह में वो इस्तीफा दे देते हैं। सबसे पहले जैसे ही वो इस्तीफे का ऐलान करते हैं, नजारा क्या होता है, उनके अपने पार्टी के कार्यकर्ता क्या कह रहे होते हैं, किस तरह के नारे लगा रहे होते हैं, आप खुद सुनिए। दोस्तों, शरद पवार का जो अंदाज़े बयां है ना, वो बहुत धीमा रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उनका एक ऑपरेशन हुआ था। जब उन्होंने इस बात की घोषणा की ना, तो कई लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए। वहां पत्रकार बैठे हुए थे, वो ये बात समझ ही नहीं पाए कि इतनी बड़ी राजनीतिक खबर की ब्रेकिंग न्यूज उनके सामने थी। इस खबर को समझने में कुछ वक्त लग गया, मगर फिर वही सवाल पैदा होता है कि आखिर शरद पवार ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने आपको बतला दिया कि उनकी अपनी पार्टी में ये 2 नेता यानी अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल किस तरह की चुनौती बन गए थे। अब जैसे ही शरद पवार ने इस्तीफा दिया तो तमाम जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो इमोशनल हो गए। यही नहीं, कुछ पार्टी के नेता तो रोने लगे।
यह तक कहने लगे कि आपने पार्टी छोड़कर हमें अनाथ कर दिया है। अब इस हालात में सोचिए, अगर अजीत पवार एनसीपी छोड़कर चले जाते हैं तो पूरा एनसीपी का काडर उनसे नाराज हो जाएगा। और अगर अजीत पवार को शरद पवार का साथ नहीं मिलता है, आशीर्वाद नहीं मिलता है बीजेपी में जाने के लिए, तो अजीत पवार का राजनीतिक भविष्य अधर में लटक जाएगा, एक बहुत बड़ा जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर अजीत पवार अभी भी मन बना रहे थे भाजपा में शामिल होने के लिए, तो उस प्लान पर फिलहाल शरद पवार ने अंकुश डाल दिया है। राजनीतिक जानकार एक और थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, कि क्या पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है। क्या शरद पवार ने कहीं ना कहीं जमीन तैयार कर दी है कि पार्टी की बागडोर जो है वो अजीत पवार को सौंप दी जाए और फिर वो तमाम विधायकों को लेके बीजेपी में चले जाएं। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जैसे ही पवार इस्तीफे का ऐलान करते हैं, पार्टी के सिर्फ 2 नेता उनके इस्तीफे का विरोध नहीं कर रहे होते हैं, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अजीत पवार ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि शरद पवार की उम्र को देखते हुए इस बात की चर्चा काफी अरसे से हो रही थी कि पार्टी को एक नया नेतृत्व देने की जरूरत है। आगे वो कहते हैं, हम सब मानते हैं कि शरद पवार ही एनसीपी हैं और इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वो आगे ये भी कहते हैं कि जो भी नया अध्यक्ष चुना जाएगा वो शरद पवार के मार्गदर्शन में ही चलेगा। फिर वो कहते हैं कि इस मुद्दे पर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले शरद पवार कह रहे थे कि पार्टी को एक नया नेतृत्व देने की जरूरत है। इस समारोह में एक और चीज हुई, सुप्रिया सुले खड़ी होती हैं अपनी बात कहने के लिए। अजीत पवार उन्हें रोक देते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, चुप रहो, अभी कुछ मत कहो। जानकार कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो संघर्ष होने वाला है ना, यह उसकी निशानी है। सुप्रिया सुले हैं शरद पवार की बेटी, तो एक तरह का संघर्ष है अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच कि बागडोर किसके हाथ में जाएगी। मगर अगर अजीत पवार यह सोच रहे हैं कि वो पार्टी को हाईजैक करके सीधे बीजेपी के पास चले जाएंगे, तो इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें पार्टी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब अजीत पवार ये तमाम बातें रख रहे थे तो उन्होंने एक और चीज कही। उन्होंने मिसाल दी कांग्रेस की। उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस के अंदर भी सोनिया गांधी इतने लंबे समय से अध्यक्ष थी, उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ने ली। तब पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा, आप देखिए ना कांग्रेस की क्या हालत है, क्या आप ये चाहते हैं कि एनसीपी की भी यही हालत हो जाए। यानी कि अजीत पवार इस वक्त अकेले दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अपने पत्ते बहुत ध्यान से खेलने होंगे अगर वो भविष्य में भाजपा में शामिल होने के लिए सोच भी रहे हैं। मगर अगर अजीत पवार भाजपा में नहीं जाते और अगर एनसीपी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनी रहती, यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तो इसके बाद क्या होने वाला है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले जितने भी विधानसभा उपचुनाव हुए, बाय इलेक्शंस हुए, सभी में विकास अघाड़ी को जीत मिली है। जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, खासतौर से आरएसएस के गढ़ वाले नागपुर में भी, वहां पर भी महाविकास अघाड़ी के दावेदारों को, उम्मीदवारों को जीत मिली है। यानी कि महाविकास अघाड़ी एक ऐसी ताकत है जो बीजेपी को पटखनी दे सकती है। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, इस वक्त 48 सीटों में भाजपा के पास करीब 45 सीटें हैं। उन 45 सीटों में अगर बीजेपी की 20 सीटें भी कम हो जाएं, और यह बहुत बड़ा अगर है, मैं जानता हूं मैं ख्याली पुलाव है, क्योंकि अगर महाविकास अघाड़ी की ताकत काम आ गई तो भाजपा को और भी जबरदस्त नुकसान हो सकता है। मगर मैं सिर्फ 20 की बात कर रहा हूं। अगर 20 सीटों का भी नुकसान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सीधे 300 से 280 पर आ जाएगी और कई अन्य राज्यों में भी उसे नुकसान हो सकता है। और अगर वहां पर नुकसान बना रहा और बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को अन्य राज्यों में नहीं सुधारा, तो भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा। जी हां, मैं समझ रहा हूं ये सब ख्याली पुलाव हैं,
मगर राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। शरद पवार राजनीति के माहिर हैं। इससे पहले भी अपने अतीत में उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जिसके जरिए उन्होंने अपने विरोधियों को पटखनी दी। मसलन 38 साल की उम्र में वो कैसे मुख्यमंत्री बने थे, किसके समर्थन से बने थे, ये तमाम कहानियां हैं हमारे सामने। मसलन 1999 में विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने सोनिया गांधी का साथ कैसे छोड़ा था और किस तरह से एनसीपी की जो है स्थापना हुई थी। शरद पवार का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। वो राजनीति के माहिर रहे हैं, मगर अब वो 82 साल के हैं, 82 इयर्स के हैं। अब वो जानते हैं कि उनके पास उम्र नहीं है, वक्त नहीं है, इसीलिए उन्हें अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचना पड़ेगा। मगर क्या ये एक ऐसा उत्तराधिकारी होगा जो पार्टी का वजूद ही खत्म कर देगा? क्योंकि हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं कि जो भी भाजपा की शरण में गया उसका राजनीतिक अस्तित्व जीरो। तो कहीं ना कहीं शरद पवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी को इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये राजनीति है, जैसे मैंने कहा ना, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि किसने कल्पना की थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी भी साथ आ सकते हैं, मगर यह भी हो रहा है। किसने कल्पना की थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, वो भी हुआ। किसने कल्पना की थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे, ये भी हुआ। और भी बहुत कुछ हो सकता है और इस मंच पर मैं उसकी एनालिसिस आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।